हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइंस वैली में। मैं राजमोहन सर आज फिर आप लोगों के बीच हिस्ट्री का 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। अगर आप 3 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समाजवादी शासन का प्रयोग करने वाला पहला देश कौन था? समाजवादी शासन का प्रयोग करने वाला पहला देश यहाँ कह रहा है अमेरिका, दूसरा कह रहा है रूस, तीसरा कह रहा है इंग्लैंड, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी शासन का प्रयोग करने वाला पहला देश ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रूस। इन्होंने समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो किया था 1918 में किया था। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि समाजवादी शासन का प्रयोग करने वाला पहला देश रूस, सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? ये रूस में 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को, 5 मई 1918 को, 1919 को, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 मई 1918 को। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। कहां? तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ठीक है, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। अगर हमें ये पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो हम बोलेंगे जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को। ठीक है, इनकी पत्नी थी जेनी। इनका विवाह जो हुआ था 1843 में। 1844 में इसका एक मित्र बना फ्रेडरिक एंगल्स। उसके साथ मिलकर के इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था। हमें क्वेश्चन यहां से भी आता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1867 में एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था दास कैपिटल। तो उससे भी क्वेश्चन आता है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ठीक है, रॉबर्ट ओवेन एक समाजवादी थे जो चाहते थे कि समाज सही तरीका से सुधरे। ठीक है, ये इंग्लैंड के निवासी थे। क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? है ना, कह रहा है प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो यहाँ कह रहा है रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर। यहाँ इसका है चार्ल्स फोरियर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट साइमन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया? रूस में कृषक दास प्रथा। तो देखिए, रूस में खेती करने के लिए जो है ना दास प्रथा प्रचलित था, वहां पर दासों को रखा जाता था। तो ये दास प्रथा का अंत जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कब किया था? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, है ना, याद रखना है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। कब किया? तो 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में, ऐसे जार मतलब बर्तन होता है, समझे, लेकिन रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ, सवाल कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है पीने वाला बर्तन, है ना। ऑप्शन कह रहा है पीने वाला बर्तन होता है, या पानी रखने की मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है, रूस का सामंत या रूस का सम्राट, तो रूस के राजा को जार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है, वार एंड पीस के लेखक कौन थे? वार एंड पीस, वार एंड पीस को हिंदी में कहते हैं युद्ध और शांति, है ना।
युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय थे। वार एंड पीस के लेखक टॉल्स्टॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो देखिए बोल्शेविक क्रांति रूस में जो है ये बोल्शेविकों और मनसेविकों के बीच हुआ था। ठीक है, कब? तो नवंबर 1917 को हुआ था ये बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक दल के जो नेता थे वो लेनिन थे। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? तो लेनिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, अगर लेनिन के बारे में जाने तो लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 में नई आर्थिक नीति को लागू किया था। तो यहां से क्वेश्चन आता है रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में। किसने लागू किया? तो लेनिन ने। लेनिन के बाद जो है रूस का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। लेनिन के बाद रूस का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। और स्टालिन की अगर बात करें तो स्टालिन को मैन ऑफ स्टील बोला जाता है। मैन ऑफ स्टील। अगर हमें पूछा जाए कि मैन ऑफ स्टील किसे कहा जाता है, यानी क्या जाता है स्टील का आदमी, है ना। मैन ऑफ स्टील किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात है, अभी तुरंत बताया है कि बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेनिन, बी कह रहा है स्टालिन, सी कह रहा है बिस्मार्क, डी कह रहा है ट्रोट्स्की। ठीक है, तो लाल सेना का गठन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? एक तरह का योजना था ये। अप्रैल थीसिस को तैयार करने वाले ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेनिन था, या स्टालिन था, या कार्ल मार्क्स था, या जार निकोलस था। तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले व्यक्ति थे लेनिन। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। उसके बाद इसने लेनिन ने एक नारा भी दिया था भूमि, शांति और रोटी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस की क्रांति कब हुई? ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई? यहाँ कह रहा है 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा एक बात हमें यह भी याद रखना है, रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1905 में हुआ था। रूस और जापान के युद्ध कब हुआ था? 1905 में। खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां से हम लोग जान लेते हैं कि रूस की क्रांति से पूर्व जो है, रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। इसके पूर्व जो है रूस में रोमनोव वंश का शासन हुआ करता था। रूस की क्रांति से पहले रूस में किस वंश का शासन हुआ करता था? रोमनोव वंश का। और वहां के राजा जो थे रूस की क्रांति से पहले यानी 1917 ईस्वी में, तो वो थे जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, रूस के क्रांति से पूर्व रूस में किस वंश का शासन था? तो रोमनोव। और शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय अगर बात करें जार निकोलस द्वितीय के बारे में, तो इसकी पत्नी थी जरीना। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो थी वो जरीना नाम था। ठीक है, इसके जो गुरु थे, जार निकोलस द्वितीय के जो गुरु थे वो राष्ट्रपुतिन थे। राष्ट्रपुतिन। ठीक है, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो राष्ट्रपुतिन कौन थे, तो हम लोग बोलेंगे जार निकोलस द्वितीय के गुरु। जबकि इसका एक आंसर ये भी होता है भ्रष्ट पादरी। ठीक है, राष्ट्रपुतिन कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी। ठीक है, राष्ट्रपुतिन कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी पढ़े थे कुछ देर पहले हम लोग, कार्ल मार्क्स जो एक समाजवादी थे,
जिनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। उन्हीं का ये है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था 1883 में, 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। इससे मृत्यु से रिलेटेड अभी हम लोग पढ़े थे लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन के बारे में। तो स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी 1953 में, 1953 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ना? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है खूनी रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5 जनवरी 1905, बी कह रहा है 9 जनवरी 1902, सी कह रहा है 9 जनवरी 1905 और डी कह रहा है 7 जनवरी 1905। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी को यह घटना हुई थी, खूनी रविवार की घटना। ये घटना था क्या? तो अभी आप लोग पढ़े थे कि 1904-5 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, 1904 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है रूस हार गया था और उसके वजह से वहां के जो सैनिक वगैरह थे वो जब घर वापस लौटे, अच्छा, रूस का अर्थव्यवस्था उस युद्ध के वजह से खराब हो गया था, जिस वजह से क्या कहते हैं वहां के लोगों ने हमें रोटी दो का नारा लगाते हुए वहां के जो राजा थे सेंट पीटर्सबर्ग महल में रहा करते थे, उस महल के तरफ जा ही रहे थे कि हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, ऐसा नारा लगाते हुए जा रहे थे। तभी जार का जो वहां के राजा हुआ करते थे, जार की सेना ने वहां उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया और वो दिन था रविवार, है ना। जार की सेना ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया, इसलिए उस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये घटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किनके बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किनके बीच हुई थी? कह रहा है रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, रूस अमेरिका, रूस जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो हम लोग पढ़े हैं यूटोपियन समाजवादी में जो प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे वो सेंट साइमन थे। उसके बाद रॉबर्ट ओवेन हो गया, लुई ब्लां हो गया, चार्ल्स फोरियर हो गया, तो ये सब यूटोपियन समाजवादी थे। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं थे? तो रॉबर्ट ओवेन थे, कार्ल मार्क्स थे, सेंट साइमन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुईस क्लेन, ये यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में नेपोलियन युग के अंत के बाद ये सम्मेलन किया गया था और ये सम्मेलन बुलाया था मेटरनिक ने। ठीक है, मेटरनिक ने इस सम्मेलन को बुलाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। कब? तो 1815 में। इस सम्मेलन के द्वारा किस युग का शुरुआत हुआ था? तो मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था। और किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का अंत हुआ था। अगर हमें पूछा जाए कि नेपोलियन युग का अंत कब हुआ तो 1815 में, और मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ? 1815 में। ठीक है, मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? अच्छा, मेटरनिक युग का अंत के विषय में अगर बात करें तो मेटरनिक युग का अंत जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। वही टॉपिक यहाँ बताया, इस सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। एक टॉपिक यहाँ से ये भी आता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, जहां ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो देखिए इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति ऐसे थे जो उनका एकीकरण करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक हो गया मैजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरिबाल्डी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी जो है इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे पहले कार्बोनारी नाम का एक संगठन था, उससे जुड़ा था। ठीक, मैजनी का जन्म जो है 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के
जिनोवा नगर में हुआ था। इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए जो है ना दो संगठन भी बनाया था, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप, है ना। तो क्वेश्चन हमें यहां से भी आता है, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया? तो हम बोलेंगे मैजनी ने किया। कब किया? तो 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्टर इमेनुअल जो है, विक्टर इमेनुअल कहां के, कह रहा है विक्टर इमेनुअल ने काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया? विक्टर इमेनुअल ने काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो यहां इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विक्टर इमेनुअल ने काउंट कावूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अभी अगर बात करें काउंट कावूर की बात करें तो ये इटली के एकीकरण का इसको राजनीतिज्ञ बोला जाता है, जबकि मैजनी की बात करें तो मैजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा बोला जाता है, पैगंबर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने इटली का एकीकरण का शुरुआत किया था, इसलिए उसको मसीहा और इसको राजनीतिज्ञ बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए कई सारा जो है राजनीतिक कार्य किया था, है ना। तो इटली का एकीकरण करने के लिए कई सारा राजनीतिक कार्य जो किया था, इसलिए इसको इटली का एकीकरण का राजनीतिज्ञ बोला जाता है। ठीक, तो काउंट कावूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। यहां से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि काउंट कावूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो विक्टर इमेनुअल ने। अगर गैरिबाल्डी की बात करें तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसका जन्म हुआ था 1807 में नीस में हुआ था। गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? 1807 में नीस में। इन्होंने गैरिबाल्डी ने इटली का एकीकरण करने के लिए एक सेना भी बनाया था, जिसका नाम था लाल कुर्ती वाला, है ना। लाल कुर्ती वाला, लाल कुर्ती वाला का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो ये क्रीमिया का युद्ध जो है ना फ्रांस और रूस के बीच हुआ था, ये क्रीमिया का युद्ध। इसी युद्ध में जो है काउंट कावूर जो है फ्रांस का साथ देने के लिए अपना सेना उतारा था। बाद में तब फ्रांस भी उसका साथ दिया था, किसका? काउंट कावूर का, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने में। तो यहां से क्वेश्चन आता है क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और रूस के बीच। कब? तो 1853-54 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 24 नंबर। कह रहा है डायट कहां के संसद का नाम है? तो डायट संसद का नाम है वो जर्मनी के संसद का नाम है डायट, और जर्मनी के मुद्रा का नाम उस समय था मार्क। ठीक, जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लोह की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाया था जर्मनी को एक करने के लिए। जिस समय जर्मनी को एक करना होता, अगर एक करने से पहले की बात करें तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, 300 छोटा बड़ा राज्यों में बटा हुआ था। उनको एक करने का जिम्मेदारी जो है प्रसा के जो चांसलर थे वो बिस्मार्क ने लिया था। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। कहां हुआ? तो ब्रेंडेनबर्ग में। ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिस्मार्क कहां का चांसलर था? तो प्रसा का चांसलर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो सेडोवा का युद्ध जो है 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। कब? तो 1866 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो फ्रांस और प्रसा के बीच ये युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध 1870 में। इसी युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी अपना एकीकरण करने के लिए सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध किया 1864 में। 1866 में किससे युद्ध किया? तो ऑस्ट्रिया के साथ। और 1870 में युद्ध किया सेडोन के युद्ध में। किसके साथ युद्ध किया था? तो फ्रांस के साथ किया था। और बाद में 1870 के युद्ध में ये जीता। तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ।
तो क्वेश्चन हमें ये भी आ सकता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सडाउन के युद्ध के बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1831, बी कह रहा है 1832, सी 1870, डी 1871। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1832 में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोप महादेश। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में दोनों का कंबाइन दुश्मन था ऑस्ट्रिया। उस समय ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से धोया जा रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रिया को दोनों तरफ से, एक तो इटली भी धो रहा था और दूसरा तरफ जर्मनी भी। इटली किसके साथ मिलकर के? इटली भी फ्रांस के साथ मिला था और जर्मनी भी फ्रांस के साथ मिला था। दोनों मिल करके ऑस्ट्रिया को धो रहा था, इसलिए ऑस्ट्रिया इस युद्ध में बुरी तरीका से पराजित हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन करा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करा है जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने। ठीक है, जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जॉलवेरिन क्या थी? ठीक है, जॉलवेरिन क्या थी? तो जॉलवेरिन ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या क्रांतिकारियों की संस्था थी, या व्यापारियों की संस्था थी, या विद्वानों का, या पादरियों का? तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यापारियों की संस्था थी। जॉलवेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यहाँ कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको पता है कि 1870 में जो है सेडौन के युद्ध में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था ये सेडौन का युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, समझौता हुआ था शांति के लिए 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की और रूस के बीच हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को हिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई था, मेरे समझ से सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट था पार्ट 4 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया क्लास लेकर आएंगे आपदा प्रबंधन का। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वो वहां जा करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।